वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वीकली हाइलाइट्स के साथ मैं हूं महानूर यूसुफ। आज के पॉडकास्ट में आप सुनेंगे We are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। जनूबी अफ्रीका से जन्म लेने वाला कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुख्तलिफ मुल्कों में फैलाव। क्या दुनिया नई पाबंदियों की जानिब बढ़ रही है? अमेरिका में मसाजिद की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? अमूमी तौर पे समझ आता है कि अगर कोई बंदा टीवी पर हंसा रहा है तो वो संजीदा नौयत के काम नहीं कर सकता। आपको सुनाएंगे कॉमेडियन और मेजबान ताबिश हाशमी की दिलचस्प बातें। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। We are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. Well, authorities remain on high alert over the emerging Omicron strain. A sixth case now confirmed. A new case of the Omicron variant was confirmed in the community. कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। The Omicron alert is spreading across the city. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रिपोर्ट हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका से जन्म लेने वाली कोरोना की ये किस्म कितनी खतरनाक है, जानेंगे माहिर वबाई अमराज डॉक्टर रशीद चुटानी से, जिनसे गुफ्तगू की है वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान ने। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन किस्म जो अपने साथ नई पाबंदियां और परेशानियां लेके आया है। क्या हम इस वेरिएंट के साथ ही वबा के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर रशीद चुटानी से। डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया, कितनी फिक्र करनी चाहिए हमें इस वक्त? ये एक नया वेरिएंट है और नए वेरिएंट आते रहेंगे। हमें इस पे काफ़ी फिक्र करनी चाहिए। अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये कितना तेज़ी से फैलता है। कुछ अंदाज़ा हुआ है कि फैलता है। नवंबर 27 बोत्सवाना के अंदर पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था। उससे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से केसेस नज़र आ रहे थे। कुछ अनयूजुअल केसेस थे। अनयूजुअल केसेस इस तरह थे कि एक फैमिली प्रैक्टिशनर के पास बहुत सारे पेशेंट जा रहे थे जो कि यंग पेशेंट थे और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। ना उन्हें लॉस ऑफ टेस्ट था, ना उन्हें लॉस ऑफ स्मेल थी, लेकिन कुछ को फीवर था और कुछ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। तो 2 हफ्ते जब 16 तारीख को 4 फैमिलियाँ वहाँ पे गई, पूरी तमाम 4 फैमिलियाँ एग्जॉशन की शिकायत कर रही थी। उनमें से कुछ काफ़ी लोग जो हैं 50% वैक्सीनेटेड थे। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया और उनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई वायरस की। उससे पता चला कि एक नया स्ट्रेन इमर्ज कर गया है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं ग्लोबली कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये जो नया वेरिएंट सामने आ गया है, क्या इसकी वजह से आपको लगता है कि लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए कि एक और दौर शुरू हो रहा है, या चूंकि अभी बहुत कुछ नहीं पता लिहाजा अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो काफ़ी लोग हैं जो कि एंटी वैक्सर्स हैं, जो कि नहीं चाहते कि वैक्सीन लगाई जाए किसी को। लेकिन जो है वैक्सीन इस वक्त सिर्फ एक वाहिद चीज़ है हमारे पास। वाहिद तो नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, हमारे टूल बॉक्स में, जिसे हम यूज़ करके इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अंदर ला सकते हैं। और ये वैक्सीन जो है ये है सार्स कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन। तो अगर ये लगाया जाएगा और बूस्टर डोज लगा लेंगे लोग, तो उससे बहुत चांसेस हैं कि जो डिजीज़ जब मैनिफेस्ट करेगी इंसान के अंदर, तो उसके सिम्टम्स और उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होंगे। डॉक्टर रशीद चुटानी माहिर वबाई अमराज हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपको बताएंगे मकरामा आर्ट से मुतालिक, जो पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर फल फूल रहा है। सिदरा डार मिलवा रही हैं एक ऐसी ही मकरामा आर्टिस्ट से जो सूती धागे से पाकिस्तान की नामवर शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाती हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि हर चीज़ पसंद आ जाती है और जब प्राइस बताई जाती है तो मुझे आगे से एक लाइन सुनने को मिलती है तो रस्सी, ये आप इतना महंगा क्यों बेच रही हैं? तो जब वो इस तरह बोलती हैं है तो रस्सी, तो एक दिल पे एक चोट लगती है इंसान को कि ये खाली एक रस्सी नहीं रही अब, क्योंकि आप डिज़ाइन देख के और आपने एक चीज़ पसंद की है क्योंकि आपको अट्रैक्ट कर रही है। अगर खाली रस्सी पड़ी हो तो आप तो नहीं खरीदेंगे ना। मैं मैक्रामे के डिफरेंट ग्रुप्स में, इंटरनेशनल ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे मैंने, तो उसके अंदर लोगों ने अपने सेलिब्रिटीज़ के काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स बनाए थे। लाइक माइकल जैक्सन बने हुए थे, या कई ऐसे लोग थे जो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना पाकिस्तान में जब बना ही रही हूँ तो कोई ऐसी हस्ती चुनी जाए जो सभी इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो वो कायदे आज़म ही थे।
तो फिर मैंने कायदे आज़म स्टार्ट किए, और वो करते करते जब कायदे आज़म कंप्लीट हुए हैं तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा नहीं अब इलामा इकबाल भी होने चाहिए। वो पता नहीं क्यों दोनों साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर मैंने इलामा इकबाल अब अटेम्प्ट किया है। इलामा इकबाल का जो पोर्ट्रेट है इसके अंदर अभी तक जो नोट्स हैं, जो प्लान नोट्स हैं, वो हैं 52,800, और इसके अंदर जो रस्सी इस्तेमाल हुई है कायदे आज़म के अंदर वो 1,25,000 इंचेस इस्तेमाल हुई है, यानी कि 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा रस्सी इसमें इस्तेमाल हुई है। तो इस वजह से हैवी भी बहुत हो गया है, लाइक 15 to 20 kg है, तो 2 लोग मिलकर इसको उठाते हैं। ये रिवाइवल जो है ये हुआ है अभी पूरी दुनिया में 2001-2002 में। मज़े की बात ये थी कि हमारे एशिया के अंदर तो ये शुरू से ही है। ये लोग ये गलतफहमी है कि बहुत कोई नई चीज़ आ गई है, बहुत सदियों पुरानी चीज़ है, जो कि मेरी नानी दादी करती थी और मेरे घरों में ये लटके होते थे, और तब हम लोग बड़े फैसिनेट होकर देखते थे ये कैसे बनाया है नानी आपने। तो अब वो सीखा है माशाल्लाह से, लोगों को सिखा भी रही हूँ कि लोग इसको फ्लोरिश करें आगे, ये आर्ट दोबारा से दब ना जाए। मेरे दिल से बड़े करीब हैं ईदी साहब, मैंने ईदी साहब का वर्किंग करके रखी हुई है, मैं चाहती हूँ मैं वो करूँ। इसके अलावा मेरे माइंड में 2 और हस्तियाँ हैं ईदी साहब के बाद, एक मैं मेहंदी हसन का और नूर जहाँ का बनाना चाहती हूँ। नूर जहाँ का आर्टिस्टिक फेस बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं विजुअलाइज़ करती हूँ कि जब मैं बनाऊँगी तो वो कितना प्यारा बनेगा। और मैं जो है कलर्ड मीडियम में अब जाना चाह रही हूँ। अब ये तो जिस तरह 3 कलर मीडियम है, मैं चाह रही हूँ मैं फुली कलर्ड बनाऊँ, तो वो जब मैं करती हूँ तो नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ का ही दिमाग में आ रहा है कि वही बनाऊँ। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। अमरीका में इस्लाम का शुमार तेजी से फरोग पाने वाले मज़ाहिब में होता है, जहां मसाजिद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीका में मसाजिद में आने वालों में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। फ़ायज़ा बुखारी बता रही हैं कि अमरीकी मुसलमानों का मसाजिद से रिश्ता कितना मजबूत है और अमरीका में मसाजिद किस तरह काम करती हैं। अमेरिका में मुसलमानों पर तहकीकी रिपोर्ट्स और सर्वे करने वाले इदारे ISPU यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ने द US मॉस्क सर्वे 2020 के नाम से एक तफसीली रिपोर्ट जारी की थी। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मसाजिद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2010 में मसाजिद की तादाद 2100 थी, जो 2020 में बढ़कर 2700 हो गई है, जिसकी एक वजह यहाँ तारिकीन वतन की तादाद और पैदाइश की शरह में इजाफा बताई गई है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अमरीकी मसाजिद में आने वाले 24% अफराद 18 से 34 साल की उम्र के हैं, जबकि इस उम्र के सिर्फ 11% अमरीकी नौजवान यहाँ चर्चेज जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अमरीका की मजमूई मुस्लिम आबादी में इस नौजवान ग्रुप का तनासुब 54% है। मस्जिद कम्युनिटी का मरकज है। इसका तस्वुर कुछ ऐसे है जिसे हम एडम सेंटर में खेल और इबादत कहते हैं। इस्लाम एक कामिल मजहब है जो हमें अच्छा इंसान, खानदान का अच्छा रुकन, पड़ोसी और शहरी बनने की तरगीब देता है। इसलिए हम ऐसा मिशन चाहते हैं जो वसी हो। यहाँ मसाजिद लोगों के एहतियात से अपने अखराजात पूरे करती हैं, जबकि ज़कात की रकम अलग खाते में रखी जाती है। 2020 में अमरीकी मसाजिद ने मुख्तलिफ ज़राए से सालाना औसतन $2,76,000 से ज्यादा अतियात जमा किए, जबकि ज़कात की मद में औसतन $40,500 से ज्यादा डॉलर जमा किए गए। मसाजिद के लगभग 52% अतियात वहाँ नमाज जुमा के बाद, जबकि 31% रमज़ान और मुहर्रम के महीनों में जमा किए जाते हैं। आइए मालूम करते हैं कि मस्जिद के लिए फंडिंग में नौजवान वर्कफोर्स का क्या किरदार है। हमारे नौजवान $5 लाख की लागत से शुरू किए जाने वाले यूथ कैफे प्रोग्राम्स के तहत फंड रेजिंग की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जो हमारे बोर्ड और यूथ कमेटी का हिस्सा भी हैं। वो अपनी फैमिलीज और दीगर अफराद को अतियात देने पर माइल करते हैं। रमजान में वो नमाजों के बाद अतियात जमा करते हैं। हम अपने स्काउट्स को भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग की तरबियत देते हैं, जो उन्हें अपने इलाके और मुल्क की बेहतरी के लिए फंड जमा करने और मेहनत की अहमियत सिखाते हैं। आपको माली मदद दरकार हो और शायद खुर्दोनोश की जरूरत हो, जब वबा के दौरान बढ़ गई है, और अक्सर मसाजिद ने राशन देने में भी इजाफा किया है। इसी तरह तदफीन के लिए आपकी मकामी मस्जिद आपको हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। अमेरिका में ईद की नमाजें भी एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं, जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, रंग व नस्ल के मुसलमान एक ही मकाम पर जमा होकर एक दूसरे से ईद मिलते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद कई ख़ानदानों ने मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह ली। आपको सुनाएंगे कमसिन बच्चे फरजाद की कहानी, जो लगभग 1.5 माह तक वालिदैन से दूर रहा और फिर अपनी वालदा से किस तरह मिला। सादिया ज़ेब रांझा की रिपोर्ट। 18 माह के फरजाद के वालिद काबुल में अमरीकी सफारतखाने में मुलाजिम थे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद फरजाद के खानदान ने मुल्क से निकलने की उम्मीद में
کابل کے ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ چونکہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ایئرپورٹ کا رخ کیا، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ امریکی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو افغانستان سے نکال رہے ہیں۔ فرزاد ان بچوں میں سے ایک تھا جنہیں خاردار تاروں کے اوپر سے ایئرپورٹ کے اندر لایا گیا۔ مرینز نے ہم سے کہا کہ اپنے بچے انہیں دے دیں تاکہ وہ انہیں ہوائی اڈے کے گیٹ کے دوسری طرف لے جا سکیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے 3 بچے ان کے حوالے کر دیے۔ دونوں خاندان 3 گھنٹے بعد ہوائی اڈے میں داخل ہو سکے۔ انہیں 3 میں سے 2 بچے مل گئے، لیکن فرزاد کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ فرزاد کے والد اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ایئرپورٹ سے باہر چلے گئے۔ جب ہمارا بیٹا ایئرپورٹ پر گم ہو گیا تو میرے شوہر اسے ڈھونڈنے کے لیے ہوائی اڈے سے نکل گئے، اس امید میں کہ اس کی تصویر سب کو دکھا کر وہ اس سے تلاش کر لیں گے۔ میرے شوہر میرے بیٹے کی تلاش میں افغانستان میں ہی رک گئے۔ ہم ان 2 ہفتوں میں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ 15 دن کے بعد جب میں نے کیمپ میں نئے نصب شدہ وائی فائی سے اپنا فون منسلک کیا تو پہلا پیغام جو میں نے دیکھا وہ ناروے سے کسی نے بھیجا تھا کہ فرزاد ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اپنی والدہ کے امریکہ کے ایک کیمپ میں منتقل ہونے تک فرزاد 43 روز ناروے میں ہی رہا۔ جب ہم امریکہ میں پناہ گزین کیمپ پہنچے تو حکام نے ہمارے بیٹے کو ناروے سے یہاں منتقل کیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کے بعد کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے، انہوں نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ یہ خاندان ورجینیا کے شہر ریچمنڈ میں رہتا ہے اور فرزاد کے والد کے لیے دعا گو ہے جو اب بھی کابل میں ہیں۔ انہیں امید ہے کہ امریکی حکومت انہیں وہاں سے نکال لائے گی۔ انہوں نے حفاظت کے پیش نظر اپنی شناخت خفیہ رکھنے کی درخواست کی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ امریکی حکومت مجھے انخلا کے اس عمل میں شامل کرے۔ میرے خاندان کو میری اور مجھے ان کی ضرورت ہے۔ نوشابہ آشنا کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ حاضر وقت پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں کو ایک ساتھ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ پاکستانی عوام ہوں جس کو بار بار کہا جا رہا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تماشا، بلاتے ہیں منشا پاشا۔ ڈاکٹر فاروق ستار اگر کہیں۔ کامیڈین تابش ہاشمی اپنی حاضر دماغی اور منفرد انداز کی وجہ سے نوجوانوں میں کافی مقبول ہیں۔ اسٹینڈ اپ کامیڈی سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے تابش ہاشمی نے ڈیجیٹل میڈیم میں اپنی الگ پہچان بنا لی ہے۔ وائس آف امریکہ کے عمیر الوی نے ان سے بات کی ہے۔ جب نوکری کرتا تھا تو میں سائٹ پہ لائیو شو ضرور کرتا رہتا تھا، مگر میں ٹی وی پہ آنے کا یا کیمرے کے سامنے آنے کا اتنا خواہش مند نہیں تھا۔ اس کی ایک ریزن یہ تھا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹی وی پر ہنسا رہا ہے تو وہ سنجیدہ نوعیت کے کام نہیں کر سکتا، تو وہ آفس میں اس کو امیچور سمجھا جاتا ہے تھوڑا سا، کہ ہنس رہے ہو تو امیچور ہو۔ تو اس وجہ سے میں کیمرے کے سامنے یا اتنا مشہور ہونا نہیں چاہ رہا تھا۔ جب میں کینیڈا جانے کا میرا طے ہو گیا کہ میں اب جانے والا ہوں پاکستان سے، تب میں نے سوچا کہ چلو اب ایسا کوئی کام کر جائیں کہ یاد رہیں۔ آپ کو جو ہے یہ ٹاک شو ہوسٹ کرنے کا جو خیال ہے کب آیا اور کیوں آیا؟ ایسا تھا کہ مجھے خواہش ایسی کوئی نہیں تھی کہ یار میں ٹی وی پہ آ جاؤں گا یا میں کام کروں گا۔ میں اس کو انجوائے کرتا تھا، اسٹیج پہ پرفارم کرنا، اور میں اس کو انجوائے کرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی نیکسٹ اسٹیپ اپ کرنے کی خواہش دل میں نہیں جاگی ہوئی تھی۔ مجھے صرف جو خیال آتے ہیں وہ اسٹیج کے اوپر جا کے آتے ہیں۔ جو آپ کا حاضر دماغی ہے، حاضر جوابی ہے، وہ کیسے آپ نے ڈیولپ؟ میں ڈفرینٹ طبقے کے لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ میں مکینک کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے یا وہ کیا سوال پوچھتا ہے، کس طرح بولتا ہے۔ میں شادیوں میں جا کے، ایسی شادیوں میں جہاں میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوتا تھا، اماں ابا کے ساتھ اکثر جانا ہوتا ہے، تو میں بیٹھ کر صرف آبزرو کر رہا ہوتا تھا کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز، لسننگ ایبلٹی جو ہے نا، وہ آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ ایک ایک لفظ سنیں اور ایک ایک لفظ پر انالیسز آپ کا دماغ کر رہا ہو، یہ وتھ ایکسپیرینس آپ گین کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مزہ کس کا انٹرویو کرتے ہوئے؟ پرسنلی لک فارورڈ کس شو کو کر رہا تھا یا کس انٹرویو کو کر رہا تھا، تو وہ ہینڈز ڈاؤن وسیم اکرم کا انٹرویو تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہے۔ میں اس خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں حاضر وقت پرائم منسٹر اور آرمی چیف دونوں کو ایک ساتھ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کو ہٹا دیں، اس کے علاوہ ان کو کون ہٹا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ہٹا سکتے ہیں تو آپ ہٹا دیں، میری ہمت نہیں۔ تابش ہاشمی کا مکمل انٹرویو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ یا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آئیے۔ امریکی شہریوں کی اپنے پرچم سے محبت مثالی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکی پرچم میں موجود ستاروں کا کیا مطلب ہے؟ امریکی پرچم سے متعلق چند دلچسپ حقائق بتا رہی ہیں نخبت ملک۔ امریکی پرچم 13 سفید اور سرخ پٹیوں اور نیلی زمین پر لگے 50 ستاروں کے ساتھ یہ ایک ایسا پرچم ہے جسے اس شکل میں پہنچنے میں 184 برس لگے ہیں۔
13 पट्टियां इब्तदाई 13 नौ आबादियों को खराज अकीदत हैं जिन्होंने जंग के बाद बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, और तय किया गया कि हर बार जब कोई नई रियासत अमेरिका में शामिल होगी तो इसके बाद आने वाली जुलाई की 4 तारीख को इसके लिए एक सितारे का इजाफा किया जाएगा। following the state's entry into the Union. ताहम रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया का एक खानदान दावा करता है कि इसकी एक रुकन बेट्सी रॉस ने पहली बार अमेरिका का परचम तैयार किया था, लेकिन तारीखदान इससे इख्तलाफ करते हैं। Americans did not know the name Betsy Ross. अमरीकी 1870 तक बेट्सी रॉस के नाम को उस वक्त तक नहीं जानते थे जब तकरीबन 100 साल बाद उनके पोते ने रियासत पेंसिल्वेनिया की हिस्टोरिकल सोसाइटी में की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उनकी दादी ने पहला अमरीकी परचम बनाया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी कि बेट्सी रॉस ने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की फ्लैग कमेटी को परचम पर सितारों की तरतीब और शक्ल के डिजाइन में भी मदद दी थी। अमेरिका की फ्लैग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 94% अमरीकी परचम अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में दरामद किए जाने वाले 6% अमरीकी परचमों में से 94% चीन से आते हैं। अमेरिका उन चंद मुल्कों में से एक है जहां परचम के लिए एक फ्लैग कोड बनाया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और 1 साल से कम कैद की सजा हो सकती है। अमेरिका में कोई भी शख्स अमरीकी शहरी बनने के लिए हल्फ उठाता है तो वो इस परचम के साथ अपनी वफादारी का अहद करता है। नुकबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। नुकबत मलिक की रिपोर्ट के साथ ही VOA उर्दू की वीकली हाइलाइट्स इख्तिताम को पहुंची। इस शो को एडिट किया था सुंबुल कामरान ने और इसके प्रोड्यूसर थे काशिफ अवान। आप इस शो के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।